अस्सलाम वालेकुम। एज अ डिज़ाइनर बहुत सारी दफ़ा हम टीम से हट के अकेले काम करना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हमारी टीम किसी और डायरेक्शन में जा रही होती है, हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो टीम को लेकर चलना और एक ही प्लेटफॉर्म पर चलना, एक ही तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक आखिरी रिसर्च मेथड जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, वो है स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़। इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और आपकी टीम भी इकट्ठी रहती है। इसका मकसद ये होता है कि जो लोग आपकी टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनके साथ बैठ के गपशप लगाओ। इसमें इंटरव्यूज़ के लफ्ज़ से आपने इंटिमिडेट नहीं होना कि ये कोई बहुत टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होते। इसमें आपने उनसे सिर्फ उनकी राय पूछनी है। यार आपको क्या लगता है ये मसला कैसे हल होना चाहिए? अच्छा तो अगर यूँ कर लें, अच्छा आपको ये लगता है इसमें ये मसला आएगा, तो हाँ वैसे ये मसला तो आ सकता है लेकिन उसका हल ये है। एक आम डिस्कशन, इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि एक ही ऑफिस में आप लोग सारे मौजूद हो तो कोई कॉस्ट भी नहीं है। इसमें आपके फाउंडर्स भी आ सकते हैं, आपके मैनेजर्स भी आ सकते हैं, आपकी मार्केटिंग आ सकती है, ऑपरेशंस आ सकते हैं, डेवलपर्स आ सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं। क्योंकि हर बंदे को अपने यूज़र के बारे में कुछ ना कुछ पता है। कस्टमर सपोर्ट को पता है कि उनके पास कंप्लेंट्स किस चीज़ की आती हैं। मार्केटिंग को पता है कि उनके कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। फाउंडर्स को पता है कि वो कस्टमर्स उनसे क्यों सर्विसेज ले रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, मेन डिज़ायर क्या है उनकी, वगैरह वगैरह। हर डिपार्टमेंट के पास आपके यूज़र के मुताबिक इंफॉर्मेशन होती है। ये आपका काम है कि आप उनसे जाकर बातें करो, चाय पे बैठो या कॉफ़ी और उनसे वो इंफॉर्मेशन लो। रही बात कि ये ज़रूरी क्यों है, तो स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें नंबर 1 फ़ायदा कि आपको बिज़नेस के गोल समझ में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाउंडर क्या चाह रहा है, मैनेजर क्या चाह रहा है, मेरे डेवलपर्स क्या चाह रहे हैं, उन सारों की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और एज ए टीम आप इकट्ठे एक गोल पर आ सकते हो। नंबर 2 कि अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, मसलन आपका डेवलपर कहता है यार ये चीज़ बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन हम तो ये बना ही नहीं सकते, तो वो चीज़ जल्दी सामने आ जाती है और बिला वजह टाइम ज़ाया नहीं होता। नंबर 3 कि रीवर्क नहीं होता। ऐसा ना हो कि आप आज कुछ डिज़ाइन करो, बाद में पता लगे ये डेवलप नहीं हो सकता, आपको फिर कुछ डिज़ाइन करना पड़े, फिर बाद में पता लगे इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं थी, आपको फिर कुछ डिज़ाइन करना पड़े। तो ये रीवर्क से आपको बचाता है। और नंबर 4 आपको एज ए टीम डिसीजंस में इकट्ठा करता है। आप सारों के डिसीजंस एक होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे यूज़र को पता होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे स्टेक होल्डर्स को पता होती है। मसलन हमारे यूज़र को पता है कि उसका पेन पॉइंट क्या है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो किस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे स्टेक होल्डर्स को पता है कि हमारी क्या कॉस्ट है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, कि इस चीज़ में रिस्क कितना है, इसका ट्रेड ऑफ क्या है, वगैरह वगैरह। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अपनी कंपनी में रिसेंटली हमने एक सर्च इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो सर्च जब हम लाइव करने लगे तो पता चला कि इसकी वजह से जो बैकएंड को एपीआई कॉल्स जाएंगी वो बहुत ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट की वजह से हमें वो फीचर रिवर्स करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने स्टेक होल्डर इंटरव्यूज टाइम से नहीं किए। तो ये एक बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ और हमें सीखने को भी मिला कि हमने नेक्स्ट टाइम ये वाली डिस्कशन पहले करनी है। यार ये काम करने जा रहे हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं, वगैरह वगैरह। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मसलन आपको सरप्राइजेज़ नहीं मिलेंगे। सरप्राइज़ से मुराद कि बिल्कुल लॉन्च करना था और 1 दिन पहले पता लगा यार इसमें तो ये मसला आ गया। अब ये आपके लिए सरप्राइज़ है। इस तरह के सरप्राइजेज़ बिज़नेस में अच्छे नहीं समझे जाते। वो आपको कम हो जाएँगे। दूसरा फ़ायदा कि आप सारों की एक अंडरस्टैंडिंग इकट्ठी और कलेक्टिव और एक होगी। कोई बंदा ये नहीं सोच रहा होगा कि यार हम तो वो कर रहे थे, ये वो क्यों कर रहा है? सारों को पता होगा कि हमारा गोल क्या है। फिर तीसरा कि आपके डिसीजंस मजबूत होंगे। आपको पता होगा कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? और फिर आपको ये भी पता होगा कि हमारे ऊपर एज़ अ बिज़नेस क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या-क्या टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या-क्या यूज़र की तरफ से कंस्ट्रेंट्स हैं, वगैरह वगैरह।
ये वही कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमने स्कोपिंग के वक्त भी हल्के से पढ़े थे। स्टेक होल्डर इंटरव्यू के वक्त 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स करते हैं और इससे उनका स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ का फ़ायदा नहीं होता। यानी वो गलतियाँ होती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी होती। स्टेक होल्डर इंटरव्यू को आपने एक कैजुअल गपशप का सेशन समझना है। इसको आपने डिज़ाइन रिव्यू का सेशन नहीं समझना। आपने यहाँ पे उनको अपने डिज़ाइन पे कन्विंस नहीं करना, यार ये देखो मैंने ये बनाया, ये काम नहीं करना। दूसरा काम, ये वो स्टेप नहीं है कि आप उनसे अप्रूवल लो, यार हम ये चीज़ कर लें या ना करें। और फिर तीसरा कि फीचर रिक्वेस्ट इस वक्त नहीं करनी। इस वक्त आपने सिर्फ ये समझना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अगले बंदे की क्या राय है, उसको क्या लगता है। फॉर एग्जांपल, फाउंडर से आपने उसकी विजन समझनी है, उसका गोल समझना है। आपने उसको ये नहीं कहना यार हम ये बना लेते हैं, हम वो बना लेते हैं। उससे क्या होगा, जो उसके अपने थॉट्स हैं उसमें बायस आ जाएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ वो भी मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, हालांकि जो उनके अपने ख्यालात थे वो कभी आप तक आएंगे ही नहीं। तो ना आपने इस स्टेज पर अपने डिज़ाइंस बेचने हैं यानी प्रेजेंट करने हैं, और ना ही आपने किसी फीचर की या किसी टास्क की अप्रूवल्स लेनी है। ये वो स्टेप नहीं है। तो यहाँ तक हमने कवर किया है कि स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और उनमें क्या-क्या गलतियाँ आप कर सकते हो और उनसे कैसे बचना है। अब आपसे अगले लेसन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।